किसी समय सोमा पांडे नाम का एक पंडित अपनी पंडितायन के साथ रहा करता था। सोमा पांडे था तो बहुत समझदार, लेकिन गरीबी के कारण पंडितायन के सामने उसकी एक ना चलती थी, क्योंकि उसकी आय कम थी। इसलिए घर में रोज झगड़ा होता रहता था। एक दिन पंडितायन कहने लगी, ए जी कान खोलकर सुन लीजिए, यदि आज कुछ कमा धमा कर ना लाए तो खाने को हवा और पीने को पानी ही मिलेगा। जानता हूं भाग्यवान अच्छा मैं चलता हूं। और सोमा पांडे किसी जजमान की तलाश में चल पड़े। तभी एक व्यक्ति ने आवाज देकर कहा, सोमा जी जरा रुकिए, आज मेरे पिता की 13वीं है, क्या आप मेरे घर चलकर भोजन करने की कृपा करेंगे। सुनकर सोमा जी की बाछें खिल गई और वह कहने लगा, क्यों नहीं कृपा करूंगा भाई, यह तो हमारा खानदानी काम है। लेकिन खाना खिलाने के बाद तुम मुझ ब्राह्मण को दान दक्षिणा तो दोगे ना। दक्षिणा दिए बगैर तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा। चलिए सोमा पांडे जी आप कहते हैं तो वह भी दे दूंगा, लेकिन अब आप जल्दी से घर चलने की कृपा करें, क्योंकि सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। एक ब्राह्मण की और कमी थी, सो आप मिल गए। फिर सोमा पांडे जी उस व्यक्ति के साथ हो लिए और मन ही मन सोचने लगे, वाह आज का दिन तो वास्तव में शुभ लगता है, मुझे भी भर पेट खाने को मिलेगा और पंडितायन के लिए भी भोजन सामग्री बांध कर ले जाऊंगा और दक्षिणा भी मिलेगी। उस व्यक्ति के घर पहुंचकर सोमा पांडे ने अन्य ब्राह्मण व लोगों के साथ प्रेम पूर्वक श्राद्ध खाया। भोजन करने के बाद सोमा पांडे कहने लगा, भाई समीर भोजन तो मैंने कर लिया, अब जरा घर के लिए दान में अन्न वस्त्र व फल और दक्षिणा में श्रद्धा अनुसार तुम्हारा जो दिल करे वही दे दो। क्षमा करे पंडित जी, मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल बात यह है कि पिताजी के श्राद्ध की व्यवस्था करने के लिए मैंने अपना मकान, बर्तन, भांडे, कपड़े, लत्ते सब कुछ बेच दिया, तब जाकर कहीं मुश्किल से यह सारा प्रबंध हो पाया है। और कल ही मुझे खरीदार को इस मकान के साथ साथ सारा बेचा हुआ अन्य सामान भी सौंपना है। इसलिए अफसोस है कि दान में मैं आपको कुछ ना दे सकूंगा, लेकिन दक्षिणा के रूप में आप यह शीशा स्वीकार करें। सोमा पांडे जी यह कोई मामूली शीशा नहीं है, हमारा खानदानी शीशा है। मेरे दादा परदादा सब सुबह उठकर इसी में अपना मुंह देखा करते थे और मेरे पिताजी ने भी मरते समय मुझसे कहा था कि बेटा इसे बहुत संभाल कर रखना, यह बहुत ही कीमती शीशा है। इसलिए मैंने घर का तिनका बेचा, लेकिन इसे नहीं बेचा। परंतु क्या करूं, मैंने आपको दक्षिणा देने का वादा किया था, इसलिए इसे आपको दे रहा हूं। पंडित जी सोच क्या रहे हैं, लीजिए लीजिए। पंडिताइन इसमें अपना सुंदर मुखड़ा देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी। बेचारे सोमा पांडे जी ने मन महसूस कर वह शीशा रख लिया और चलते चलते सोचने लगा कि मैं घर जाकर पंडिताइन को क्या जवाब दूंगा। जब वे घर पहुंचा तो पंडिताइन ने पूछा, आज क्या कमा कर लाए हो जी। सोमा पांडे बोला, कमा धमा कर तो कुछ नहीं लाया, हाँ तुम्हारे मुंह देखने के लिए मैं यह शीशा जरूर लाया हूं, लो इसे संभाल कर रख लो, बड़ा कीमती शीशा है। ए जी मैं पूछती हूं, किसी कूड़ेदान से उठा लाए हो तुम?
यह बाबा आदम के जमाने का शीशा। भाग्यवान, यह मुझे एक यजमान ने दक्षिणा में दिया है, कहकर सोमा जी ने पंडितायन को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर पंडितायन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने शीशे को जमीन पर पटकते हुए कहा, ए जी, यदि उसने आपको मूर्ख बनाया था तो आपने इसे उसी के सर पर क्यों नहीं दे मारा? इसे मेरे सर पर मारने के लिए घर क्यों ले आए? सत्यानाश हो उस कलमुहे का। टूटे शीशे को देखकर सोमा ने कहा, भाग्यवान, यह तुमने क्या किया? लेकिन शीशे के चकनाचूर होते ही उसमें से धुआं निकलने लगा। तभी एक जिन उनके सामने खड़ा हो गया, जिसे देखकर वे दोनों डरने लगे और कहने लगे, अरे बाप रे बाप, भूत भूत भागो, वरना यह हमें मार डालेगा। वह जिन बोला, अरे अरे ठहरो मेरे मेहरबानों, यह तुम दोनों मुझसे भयभीत होकर कहां भागे जा रहे हो? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम लोगों का एहसानमंद हूं, जो तुमने मुझे शीशे की कैद से आजाद कराया। जिनकी बात सुनकर पंडित पंडितायन का भय कुछ कम हुआ। सोमा बोला, तो तुम कौन हो भाई? और शीशे के टूटते ही हमारे घर में धुआं बनकर कहां से आ गए? मैं जिन्न हूं। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने सताने के लिए इस शीशे में कैद कर दिया था, लेकिन आज तुमने इस शीशे को तोड़कर मुझे आजाद कर दिया है। मैं तुम लोगों का यह उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहो। सेवा की बात सुनकर पंडित पंडितायन के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। सोमा बोला, जिन्न भाई, हमारे घर में राशन पानी नहीं है। क्या तुम हमारे लिए कुछ राशन पानी और दाल सब्जी का प्रबंध कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? मैं तो हर काम कर सकता हूं। ठहरो, मैं तुम्हें अभी अपना चमत्कार दिखाता हूं। कहकर जिन्न ने हवा में अपना हाथ घुमाते हुए कहा, अनाज, घी, शक्कर, मिर्च, सब्जी, फल, कपड़े, बर्तन, भांडे सब आ जाए। और पलक झपकते ही घर हर प्रकार की वस्तुओं से भर गया। यह देखकर सोमा पंडितायन हैरान रह गए। सोमा बोला, जिन्न भाई, मेरी पत्नी को तो भूख लगी हुई है, क्या तुम तुरंत दाल रोटी का प्रबंध कर सकते हो? 910 रोटियों से ही हमारा काम चल जाएगा। दाल रोटी क्यों, मैं तुम दोनों मेहरबानों को दुनिया भर के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। जरा रुको। कहकर जिन्न ने फिर हवा में हाथ घुमाकर कुछ कहा और तुरंत ही अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उनके सामने प्रस्तुत हो गए। जिन्न बोला, तुम लोग आराम से भोजन करो, तब तक मैं बाहर बैठता हूं। यदि किसी चीज की और जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना, वरना मैं तुम्हारे भोजन करने के बाद अपने देश चला जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्न भाई। जिन्न बाहर चला गया और पंडित पंडितायन चटकारे ले लेकर भोजन करने लगे। पंडितायन बोली, वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है। मैंने तो शायद पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया होगा। भाग्यवान, मुझे तो यह जिन्न बड़े काम का लगता है। देखा नहीं, उसके हाथ हिलाते ही सब सामान और खाना हमारे सामने आ गया। हमें इसे किसी भी कीमत पर जाने से रोकना होगा। हाँ स्वामी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। खाना खाने के बाद सोमा जी ने जिन को आवाज लगाकर कहा, जिन्न भाई कहाँ हो तुम? हमने भोजन कर लिया है। अगले ही पल जिन्न उनके सामने प्रकट हुआ और कहने लगा,
कहो मेहरबानो भोजन कैसा लगा? बहुत अच्छा जिन्न भाई। ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने जीवन में पहली बार खाया है। मेहरबानो मेरे लिए और कोई सेवा हो तो कहो, वरना फिर मैं चलता हूं। सेवा तो और कोई नहीं है जिन्न भाई, लेकिन एक प्रार्थना है, यदि तुम हमारे पास रुक जाओ तो हम तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेहरबानो यह काम बड़ा मुश्किल है, रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कोई और सेवा हो तो कहो जिन्न भाई। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, फिर हमारे पास ठहरने में तुम्हें क्या मुश्किल है? मेहरबानो मुझे तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे रहने से तुम्हें जरूर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां एक शर्त पर रहता हूं, और मैं इसी शर्त पर तुम्हारे पास रह सकता हूं कि तुम मुझे एक काम निपटाने के बाद तुरंत दूसरा काम दे दोगे, क्योंकि मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता, हर समय काम में लगा रहना चाहता हूं। सोमा बोला अरे भाई यह कौन सी मुश्किल बात है, हमारे पास तो इतना काम है कि तुम जीवन भर नहीं निपटा सकते। हमें तुम्हारी यह छोटी सी शर्त मंजूर है। एक बार फिर सोच लो मेहरबानो, यदि तुम्हारे पास रहते हुए मैं एक क्षण के लिए भी खाली रहा तो मेरी खोपड़ी खराब हो जाएगी और मैं तुम दोनों को ही जिंदा का जिंदा निगल जाऊंगा। हाँ, यदि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सका तो फिर यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर रहेगा कि तुम मुझे रखो या निकाल दो, इसलिए अच्छी तरह से सोच लो। वे दोनों बोले हमने अच्छी तरह से सोच लिया है जिन्न भाई, ना तुम खाली रहोगे और ना ही ऐसी नौबत आएगी, बस तुम हमारे पास रह जाओ, यहां तुम्हें काम की कोई कमी नहीं होगी। तब ठीक है, मैं तुम्हारे यहां रुक जाता हूं। अब तुम फौरन मेरे लिए कोई काम बताओ। यह सुनकर पंडितायन बहुत खुश हुए। फिर पंडितायन बोली, सुनो, सबसे पहले तुम घर की साफ सफाई कर दो, हर वस्तु को उसी की जगह पर व्यवस्थित रूप से रख दो। चलो जी, जब तक यह घर का काम निपटाता है हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। बिल्कुल इस जिन्न भाई के रहते हुए तो अब हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम ही आराम करेंगे। चलो भाग्यवान। लेकिन अभी उन्होंने दूसरे कमरे में जाने के लिए एक कदम ही बढ़ाया था कि जिन्न वहां पहुंचकर कहने लगा, लो मेहरबानो, पूरा काम निपट गया, साफ सफाई भी हो गई और सारा सामान भी सही जगह पर ढंग से रख दिया है। अरे वाह, क्या बात है। सोमा बोला, सुनो जिन्न भाई, अभी बहुत काम पड़ा है, तुम पहले बाहर जाकर घर के आसपास की जगह की साफ सफाई करके हरी हरी घास बो दो और फिर आकर तीसरा काम समझना। बहुत अच्छा मेहरबानो। जिन्न बाहर चला गया और पंडित व पंडिताइन दूसरे कमरे में अपने अपने बिस्तरों पर जा बैठे। पंडित बोला, आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। भाग्यवान जो उसने इस मायावी जिन्न को हमारे पास मदद के लिए भेज दिया। सच कहते हो जी, ना तुम वह शीशा लाते और ना हमें यह काम का जिन्न मिलता। अब तो हमारे घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। तभी जिन्न वहां पहुंचा और कहने लगा, मेहरबानो, तुम्हारा बताया दूसरा काम भी पूरा हो गया है। मैंने घर के बाहर चारों तरफ की अच्छी तरह सफाई करके हरी घास ही नहीं बल्कि सुंदर सुंदर फूल और पेड़ पौधे भी लगा दिए हैं।
यह सुनकर आश्चर्य में डूबे पंडित पंडितायन ने बाहर का नजारा देखा तो वे दंग रह गए। घास और पेड़ पौधों से बाहर का नजारा बिल्कुल ही बदल चुका था। जिन्न बोला, मेहरबानो अब मुझे जल्दी से कोई और काम बताओ, क्योंकि मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता। सोमा बोला, जिन्न भाई वास्तव में तुम बहुत मेहनती हो। हमारे घर में जलाने के लिए लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा करो, पास के जंगल में चले जाओ और वहां से लकड़ियां लाकर उन्हें काटकर जलाने लायक बना दो। जिन्न तुरंत जंगल की ओर उड़ गया। पंडितायन बोली, सुनो जी, यदि यह जिन्न इसी तरह पलक झपकते ही काम निपटाता रहा तो वे क्षण दूर नहीं जब हमारे पास इसे बताने को कोई काम नहीं रह जाएगा और यह हमें जिंदा खा जाएगा। तुम जिन्न से परेशान हो रही हो, भाग्यवान। अभी तो मेरे पास इतने काम हैं कि वह इस जीवन में तो क्या दूसरे जीवन में भी नहीं निपटा पाएगा। आओ भीतर चलकर आराम करते हैं। जिन्न उड़ता हुआ जंगल में पहुंचा और उसने झटपट कई पेड़ जड़ समेत उखाड़ लिए। पेड़ उखाड़ने के बाद उसने उनकी पत्तियां अलग की और जिंदा पेड़ों का गट्ठर उठाकर पंडित जी के घर की ओर उड़ चला। पलक झपकते ही वे सोमा जी के घर के पिछवाड़े उतरा और जादू के जोर से एक कुल्हाड़ी उत्पन्न कर मशीन की तरह पेड़ की लकड़ियां काटने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने जलाने के लिए वहां लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर दिया। इधर बेचारे सोमा जी और पंडितायन अभी एक झपके भी नहीं ले पाए थे कि जिन्न उनके सर पर जा पहुंचा और कहने लगा, मेहरबानो, मैंने जलाने के लिए इतनी लकड़ियां इकट्ठी कर दी है कि वर्षों तक खत्म नहीं होगी। अब मुझे अगला काम बताओ। दोनों ने बाहर निकल कर देखा तो वास्तव में ही जिन्न ने लकड़ियों का इतना बड़ा ढेर लगा दिया था कि वह कई वर्षों तक खत्म ही नहीं होगा। जिन्न बोला, मेहरबानो जल्दी से मुझे अगला काम बताओ। सोमा बोला, सुनो जिन्न भाई, हमारे पास एक छोटा सा बंजर खेत है। तुम उसे उपजाऊ बनाकर गेहूं बो दो तथा एक तरफ कुआं भी खोद दो ताकि समय समय पर सिंचाई की जा सके, और खेत के चारों ओर बाड़ लगाना ना भूलना, वरना मवेशी घुस जाएंगे। बिल्कुल नहीं भूलूंगा मेहरबान। यह कहकर जिन्न अपना काम करने चला गया। जब जिन्न नजरों से ओझल हो गया तो पंडितायन कहने लगी, ए जी, मुझे तो इस जिन्न से डर लगने लगा है। मेरी मानो तो इसे यहां से भगाने की कोई तरकीब सोचो, वरना वह एक ना एक दिन जरूर हमें खा जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम जरा भी चिंता ना करो। मेरे पास इतने बड़े बड़े काम हैं कि वह क्या उसका बाप भी वर्षों तक पूरा नहीं कर पाएगा। आओ चलकर आराम करें। उधर जिन्न पंडित जी के खेत पर उतरा। उसने हवा में हाथ घुमाया। तुरंत ही हल और बैल उसके सामने प्रकट हुए। जिन्न ने बड़ी तेजी के साथ जमीन की जुताई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जिन्न ने न केवल पूरा खेत जोत दिया बल्कि गेहूं भी बो दी। खेत से बाहर निकलकर जिन्न ने एक स्थान पर जोर से जमीन पर अपना पैर पटका। तुरंत वहां कुएं जितना गहरा गड्ढा हो गया और कुछ ही देर में वह गड्ढा पानी से भर गया। बेचारे पंडित पंडितायन अभी चैन की एक नींद भी नहीं ले पाए थे कि जिन्न फिर उनके सर पर हाजिर हो गया और कहने लगा, मेहरबानो, खेत का सारा काम हो गया है। खेत भी जुत गए हैं और कुआं भी खुदा गया है। अब मुझे अगला काम बताओ। जिन्न भाई आओ बाहर चले, फिर मैं तुम्हें काम बताता हूं। बाहर पहुंचकर पंडित कहने लगा, देखो जिन्न भाई, वह जो सामने पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, वहां तुम्हें हमारे लिए आलीशान महल तैयार करना है।
एक ऐसा महल जिसमें धन दौलत नौकर चाकर सभी कुछ हो, लेकिन उसके आसपास वे पहाड़ियां ना हो। चिंता ना करो मेहरबानो, जैसा कहा है वैसा ही होगा। और फिर जिन्न अपना काम करने चला गया। सोमा बोला, देखा भाग्यवान, इस बार मैंने उसे कैसा मुश्किल काम बताया है। मुझे विश्वास है कि अब वह हफ्तों तक हमें परेशान नहीं करेगा। स्वामी भगवान करे ऐसा ही हो। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यह भला हमारी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगी। लेकिन बिस्तर पर बैठकर उन्होंने अभी चैन की एक सांस ही ली थी कि जिन्न फिर से उनके सामने हाजिर हो गया और कहने लगा, मेहरबानो सेवक फिर सेवा के लिए हाजिर है। तुम्हारे कहे मुताबिक महल तैयार हो गया है। अब कोई और काम बताओ। यह सुनकर सोमा को विश्वास नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ बाहर निकला। उसने देखा कि जिन्न ने सचमुच ही पहाड़ों को काटकर सुंदर सा महल तैयार कर दिया था। पहाड़ों को काटना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी जिन्न ने इस कठिन कार्य को कुछ ही पलों में कर दिया था। जिन्न बोला, मेहरबानो अब तो तुमको विश्वास हो ही गया होगा। अब जल्दी से मुझे फिर कोई काम बताओ। मैं एक पल भी खाली नहीं रह सकता। सोमा बोला, अरे जिन्न भाई, पहले हमें हमारे महल में तो ले चलो। हम भी तो देखें आखिर महल के भीतर तुमने क्या इंतजाम किया है। तो आओ मेहरबानो, तुम दोनों मेरे एक एक हाथ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अभी महल के भीतर पहुंचाए देता हूं। और उन दोनों के हाथों पर बैठते ही जिन्न उन्हें लेकर महल की ओर उड़ चला। सोमा सोचने लगा, अब तो इसे कोई ऐसा काम बताना होगा जो बहुत ही मुश्किल हो, वरना पंडितायन का कहना सच हो जाएगा। वास्तव में इस जिन्न को पालकर हमने स्वयं अपने प्राणों को संकट में डाल लिया है। महल के भीतर पहुंचकर पंडित जी और पंडितायन ने महल का निरीक्षण किया। जिन्न ने वास्तव में वहां सुख सुविधाओं एवं जरूरत की हर वस्तु जुटाने के साथ साथ नौकर चाकर और दास दासियों का भी प्रबंध कर दिया था। महल को देखकर पंडित और पंडितायन बहुत खुश हुए। सोमा कहने लगा, वाह मजा आ गया। अब मैं किसी राजा से कम नहीं हूं। और पंडितायन बोली, मैं भी किसी रानी से कम नहीं हूं। तभी जिन्न बोला, मेहरबानो मुझे जल्दी से कोई काम बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ हाँ जिन्न भाई, अभी कोई काम बताते हैं, आप क्रोधित ना हो। सोमा ने फिर उसे एक काम बता दिया। इसी तरह जिन्न क्षण प्रतीक्षण काम मांगता रहा और पूरा काम करता रहा। पंडित जी उसे मुश्किल से मुश्किल काम बताते, लेकिन जिन्न उसे क्षण भर में पूरा करके वापस लौट आता। किसी तरह वह रात बीती। अगला दिन बीता और दूसरी रात होने को आई। अब जब पंडित जी और पंडितायन को यह लगा कि अब उनके पास जिन्न को देने के लिए कोई काम नहीं रहा है, तो उनके पसीने छूटने लगे। वह दोनों जिनसे पीछा छुड़ाने का उपाय सोचने लगे। कुछ देर तक सोचते रहने के पश्चात पंडितायन प्रसन्नता से बोल उठी, आहा, आ गया एक उपाय उस जिन्न से छुटकारा पाने का। क्या सच? हाँ जी। अब तुम देखना कि मैं कैसे उसे यहां से चलता करती हूं। भाग्यवान, जरा मुझे भी तो बताओ कि तुमने ऐसी क्या तरकीब सोची है। लेकिन इससे पहले कि पंडिताइन पंडित जी को अपनी तरकीब बता पाती, जिन्न वहां हाजिर हो गया और कहने लगा, मेहरबानो अब मुझे अगला काम बताओ। पंडितायन बोली, तुम तो जानते हो जिन्न भाई कि मेरे पति पंडित है और इन्हें अपनी पंडिताई के लिए सारे ग्रहों, नक्षत्रों व उपग्रहों का हिसाब किताब रखना पड़ता है।
बिल्कुल इसके बगैर तो इनका काम ही नहीं चल सकता। तो सुनो जिन्न भाई, आज की रात आकाश में सारे नक्षत्र, ग्रह व उपग्रहों के साथ साथ गण भी दिखाई देने वाले हैं। हजारों वर्षों पुरानी बात है, जब शिवानपुर नाम के एक राज्य पर राजा रंजीत सिंह का राज था। राजा रंजीत सिंह एक बहुत ही न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा था। राजा रंजीत सिंह न सिर्फ अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, बल्कि जनता में भी वह बहुत ही लोकप्रिय थे। और इसी वजह से शिवानपुर राज्य एक बहुत ही खुशहाल राज्य था। प्रजा का अपने राजा के प्रति इतने प्यार का कारण ये भी था कि राजा का हर निर्णय अपनी प्रजा की भलाई के लिए होता था। राजा रंजीत सिंह की पत्नी रानी मनीषा एक बहुत ही सुलझी हुई और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनका और राजा का प्रेम एक दूसरे के लिए अटूट था। दोनों एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहते। हालांकि उनके जीवन में सब कुछ था, धन दौलत सम्मान ऐशो आराम, मगर एक ऐसी चीज की कमी थी जो उनके दिल को हर रोज कचोती थी, और वो कमी थी संतान की कमी। महाराजा महारानी का मन अपनी संतान की किलकारियां सुनने के लिए तरस रहा था। ये सोचकर वो दोनों हमेशा उदास रहते थे। महाराजा और महारानी ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया। वे मंदिरों में गए, पूजा अर्चना की, देश विदेश से पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया गया, कई तरह के यज्ञ और हवन किए गए, तपस्याएं की गई, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी संतान का सुख उनकी किस्मत में नहीं आया। रानी मनीषा रात और दिन भगवान से बस यही प्रार्थना करती रहती, लेकिन समय बीतता गया और उनकी झोली खाली ही रह गई। राजा रंजीत सिंह को अब ये चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद इस राज्य का वारिस कौन होगा, कौन उनके राज्य की बागडोर को संभालेगा। एक दिन जब महाराजा और महारानी अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे, तभी महल में एक पंडित का आगमन हुआ। राजा को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने पंडित का स्वागत किया और उन्हें पूरे सम्मान के साथ बिठाया। महापंडित दुर्ग अपनी कठोर तपस्या और सिद्धियों के लिए जाने जाते थे। महाराज ने उनके चरणों में सिर गिराकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, महापंडित, हमारे राज्य में सभी खुश हैं, लेकिन मेरे और महारानी के जीवन में दुख के बादल छाए हुए हैं। हमने संतान प्राप्ति के लिए सभी तरह की कोशिशें कर ली, लेकिन अभी तक कोई फल नहीं मिला। तो क्या हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा? महापंडित ने कुछ देर तक मौन रहकर महाराज की पूरी बात सुनी और फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने आंखें खोली और राजा से कहा, राजन, आप घबराइए मत, भगवान ने अब तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब समय आ गया है जब तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें एक विशेष महायज्ञ का आयोजन करना होगा। इस यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने महापंडित की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और तुरंत यज्ञ की तैयारी में जुट गए।
राजा ने नगर के सभी वासियों को इस महायज्ञ का हिस्सा बनने के लिए बुलावा भेज दिया और फिर इसके बाद वह यज्ञ पूरी विधि विधान के साथ पूरा किया गया। यज्ञ की अग्नि से उठता हुआ धुआं मानो आकाश तक पहुंच गया था। इसके कुछ ही महीने के बाद रानी मनीषा ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री को जन्म दिया। जैसे ही यह खबर पूरे राज्य में फैली, राजा रानी के साथ सारी प्रजा भी खुशी से झूम उठी। राज्य में चारों तरफ उत्सव का माहौल बन गया। राजा ने पूरी प्रजा के लिए एक महाभोज का आयोजन किया। सड़कों पर ढोल नगाड़े और मंदिरों में घंटियां बजने लगी। हर घर में मिठाइयां बांटी जाने लगी। पूरे राज्य ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। राजा रानी अपनी छोटी सी बिटिया को पाकर बहुत ही खुश थे। नन्ही राजकुमारी का नाम चांदनी रखा गया और सचमुच वह उनकी आंखों का तारा बन गई थी। चांदनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और उसकी गुणों के चर्चे पूरे राज्य में फैलने लगे। वो न केवल रूपवती थी, बल्कि बुद्धिमान भी थी। उसकी मधुर वाणी ने सबका मन मोह लिया था। राजा और रानी जब भी उसे देखते तो उनका दिल खुशियों से भर जाता। वो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करते कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। परंतु कहते हैं ना कि जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी आता है। एक दिन अचानक राजकुमारी मनीषा की तबीयत खराब हो गई। पहले तो राजा रंजीत सिंह को लगा कि ये कोई साधारण सी बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे राजकुमारी की हालत खराब होती चली गई। राजा ने राज्य के सभी बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलवाया। राजकुमारी मनीषा का इलाज शुरू किया गया, लेकिन किसी भी दवा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दिन प्रतिदिन राजकुमारी मनीषा की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। महाराजा महारानी को ये देखकर बहुत ही दुख हुआ और वो दोनों खुद को असहाय महसूस करने लगे। राजा को डर था कि कहीं एक बार फिर से उनके जीवन में अंधेरा ना छा जाए और वो अपनी इकलौती बेटी को खो ना बैठे। महल के सभी लोग इसी चिंता में लगे हुए थे। हर दिन एक नई दवा दी जाती, लेकिन राजकुमारी मनीषा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। राजा रंजीत सिंह रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करने में लगे रहते कि उनकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी आशा अब धुंधली होने लगी थी। उन्हें ऐसे लगने लगा कि भगवान एक बार फिर से उनकी कठोर परीक्षा ले रहा है। एक दिन राजमहल के दरवाजे पर एक आदमी आया जो बहुत ही साधारण से कपड़े पहने हुए था। देखने में वो कोई देहाती सा मालूम पड़ता था, परंतु उसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी। वो आदमी महल के दरवाजे पर खड़ा होकर जोर जोर से पहरेदार से ये गुजारिश करने लगा कि मुझे राजा रंजीत सिंह से मिलने दिया जाए। मैं उनकी बेटी को ठीक कर सकता हूं। लेकिन पहरेदार उसकी हालत देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगे
उनमें से एक ने कहा, क्या तुमने अपनी हालत नहीं देखी? तुम तो फटीचर आदमी हो। भला तुम्हारे जैसे देहाती को राजा से मिलने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? दूसरे पहरेदार ने भी ठेका लगाते हुए कहा, राजकुमारी को ठीक करना तो दूर, मुझे तो लगता है कि तुम्हें खुद ही इलाज की जरूरत है। लेकिन वो आदमी वहां से हटा नहीं। उसकी आंखों में अभी भी चमक थी। उसने पहरेदार से कहा कि मुझे सिर्फ एक बार राजा से मिलने दीजिए, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूं। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद पहरेदार ने आखिरकार उसे एक मौका देने का फैसला किया। वो उसे राजा रंजीत सिंह के पास ले गए, लेकिन रास्ते भर वो उस आदमी का मजाक ही उड़ाते रहे। जैसे ही वो आदमी राजा के सामने पहुंचा, राजा रंजीत सिंह भी उसकी हालत को देखकर कुछ सोच में पड़ गया। राजा रंजीत सिंह के मन में ये शक हुआ कि क्या ये आदमी सचमुच राजकुमारी का इलाज कर सकेगा। राजा रंजीत सिंह ने गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? उस आदमी ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं दूर देश का एक वैद्य हूं और मुझे आपके राज्य में राजकुमारी की गंभीर बीमारी के बारे में पता चला और मैं इसे ठीक करने की काबिलियत रखता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी इस हालत को देखकर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, परंतु मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूं। राजा रंजीत सिंह ने उसकी पूरी बात को बड़े ही ध्यान से सुना, लेकिन उसके हालात और उसकी देहाती वेशभूषा को देखकर राजा रंजीत सिंह को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे कि एक देहाती आदमी भला उनकी बेटी का इलाज कैसे कर सकता है। वो कहने लगे, तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं अपनी पुत्री की जान किसी खतरे में नहीं डाल सकता। उस वैद्य ने पूरे विश्वास से कहा, महाराज, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। अगर मैं असफल रहा तो मुझे आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, लेकिन अगर मैं सफल हो गया तो मुझे आप मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा रंजीत सिंह ने कुछ देर तक सोच विचार किया और फिर कहा, ठीक है, अगर तुमने राजकुमारी को ठीक नहीं किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो तुम जो भी चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। उस आदमी ने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे मंजूर है महाराज। राजा रंजीत सिंह ने उसे एक मौका देने का फैसला कर लिया, क्योंकि राजकुमारी मनीषा की हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। कोई दूसरा चारा भी नहीं था। राजा खुद उस वैद्य को राजकुमारी के कमरे तक ले गए। कमरे में वैद्य पहुंचते ही वैद्य ने देखा कि राजकुमारी मनीषा बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। उसकी हालत देखकर वैद्य ने उसकी नब्ज टटोली और फिर वैद्य ने एक गहरी सांस ली, मानो वह बीमारी की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उसने अपने झोले में से
कुछ जड़ी बूटियां निकाली और राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी का इलाज करने के लिए मुझे अपने साथ एक सहायक की जरूरत पड़ेगी जो हर समय मेरे साथ रहे और जो भी काम मैं उसे बताऊं वो उसे पूरा करे। कृपया करके आप किसी ऐसे नौकर का इंतजाम कर दीजिए जो ये सब कुछ कर सके। राजा ने उसी वक्त महल के एक नौकर जिसका नाम सोहन था उसे यह आदेश दिया, सोहन, आज से तुम वैद्य जी के साथ ही रहोगे और जो भी काम तुम्हें वैद्य जी बताएंगे वह तुम करोगे। इसके बाद वैद्य ने सोहन से कहा, सोहन, अब तुम्हें और मुझे मिलकर ही राजकुमारी का इलाज करना है। आज से तुम हर समय मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें जो भी जड़ी बूटियां जंगल से लाने को कहूं वो तुम लेकर आओगे। उन्हें पीसना, उनकी दवा तैयार करना, ये सब तुम्हारा काम होगा और हम दोनों मिलकर राजकुमारी को स्वस्थ कर देंगे। इसके बाद वैद्य ने सोहन को वह जड़ी बूटियां दी और उन्हें पीस कर लाने को कहा। सोहन उन जड़ी बूटियों को पीस कर लाया तो वैद्य ने उनकी एक औषधि बनाकर राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आप थोड़ा धीरज रखिए, यह औषधियां धीरे धीरे अपना असर दिखाएंगी। राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित थे, लेकिन इस समय उनके पास वैद्य पर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। सभी लोगों की निगाहें वैद्य पर टिकी थी। कुछ देर के बाद वैद्य ने एक बार फिर से राजकुमारी की नब्ज टटोली और फिर मुस्कुराते हुए वो कहने लगा, कुछ ही देर की बात है महाराज, राजकुमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। राजा रणजीत सिंह को अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वैद्य के आत्मविश्वास को देखकर उनके मन में उम्मीद की एक किरण जाग रही थी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। इस दौरान वैद्य ने सोहन को कई बार जंगल से जड़ी बूटियां लाने को भेजा। सोहन हर समय वैद्य की सहायता करने में लगा रहता। अब वैद्य और सोहन में बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे को अपना सुख दुख भी बताते थे। इधर राजकुमारी की हालत भी अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। उसका जो चेहरा पहले पीला पड़ गया था, धीरे धीरे फिर से गुलाबी हो रहा था। राजा, जो कि अपनी बेटी की बिगड़ी हुई हालत से निराश हो चुके थे, अब उनके चेहरे पर संतोष के भाव आ रहे थे। पूरे राज्य में ये खबर फैल चुकी थी कि राजकुमारी अब ठीक हो रही है और ये चमत्कार उस देहाती से दिखने वाले वैद्य का था। राजा जब भी राजकुमारी के कमरे में जाते तो वहां पर वैद्य और उनके नौकर को राजकुमारी की दवाइयां बनाते हुए देखते। आखिरकार एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी बेटी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, लेकिन एक आखिरी बात आप ध्यान में रखें। मैं 1 महीने की दवा की पुड़िया बना रहा हूं। इसे राजकुमारी को रोजाना देते रहना। इस दवा से राजकुमारी की बीमारियों से लड़ने की ताकत
और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर ये बीमारी लौटकर कभी नहीं आएगी। राजा और रानी दोनों की आंखों में आंसू छलक रहे थे। उन्होंने बार बार वैद्य का धन्यवाद किया। राजा ने वैद्य को धन्यवाद दिया और कहा, वैद्य जी, आपने मेरी बेटी को जीवन दान दिया है। आपका ये उपकार मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आप जो भी मुझसे मांगना चाहे वो मांग सकते हैं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर वैद्य ने पहले तो गंभीरता से राजा की तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो राजा को संदेह में डाल रहा था। वैद्य ने बड़े ही शांत भाव से कहा, महाराज, मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि आप अपनी बात पर सोच विचार कर लें, क्योंकि जो चीज मैं आपसे मांगने वाला हूं वो आपको बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन आप अपने वादे पर कायम रहेंगे ना। राजा, जो अब तक उसे एक साधारण वैद्य मान रहा था, उसकी बातें सुनकर वो थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने पूरे विश्वास से कहा, वैद्य जी, तुम्हारी सेवा और समर्पण के सामने कोई भी मांग बड़ी नहीं हो सकती। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? वैद्य धीरे से मुस्कुराया और बोला, राजन, मुझे राजकुमारी मनीषा का हाथ चाहिए। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। राजा कुछ पलों तक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थी। फिर अचानक उसने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, तुम होश में तो हो? तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुमने मेरी बेटी की जान ना बचाई होती तो मैं ऐसी गुस्ताखी के लिए तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता। तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वैद्य ने राजा की गुस्से भरी निगाहों की तरफ देखा, लेकिन वो अभी भी शांत रहा और बोला, महाराज, मैंने आपकी बेटी को जीवन दान दिया है। आपने जो मुझसे वादा किया था, मैं उसी हिसाब से आपसे मांग रहा हूं। अगर आप पीछे हटते हैं तो इसमें आपकी ही बेइज्जती है। राजा का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। अपना सारा सामान यहां से समेट और इस राज्य से दफा हो जाओ। ये कहते हुए राजा गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। वो वैद्य अपने कमरे में आकर अपना सामान समेटने लगा और इस राज्य को छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा। रात के समय जब वो महल से जाने लगा तो उससे पहले और राजा के नौकर सोहन के पास गया। पिछले कुछ महीनों में हम दोनों ने एक साथ काम किया है और काम करते करते हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब मैं तो यहां से जा रहा हूं, परंतु एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम ध्यान से सुनो। मैंने राजकुमारी का इलाज तो कर दिया है, परंतु मुझे मालूम है कि राजा को कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से मेरी आवश्यकता पड़ेगी। उस समय जब राजा मुझे ढूंढेंगे तो किसी को मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं होगा।
और उस समय जब मुझे ढूंढते ढूंढते राजा थक जाएं और उन्हें कोई रास्ता ना मिले, तो तुम राजा को मेरा पता बता देना कि मैं किस राज्य में किस गांव में रहता हूं। इसके बाद वैद्य ने सोहन को अपना पूरा पता बता दिया कि वह किस राज्य का रहने वाला है और कहाँ रहता है। और फिर वैद्य ने सोहन से ये भी कहा कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। सोहन ने भी वैद्य को ये वचन दिया कि वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, और जब भी राजा को एक बार फिर से वैद्य की आवश्यकता होगी तो उसका नाम पता वो राजा को बता देगा। और फिर रात के अंधेरे में वैद्य राजमहल को छोड़कर कहीं दूर चला गया। राजकुमारी जो कि अब स्वस्थ हो चुकी थी, परंतु अब भी वैद्य ने जो 1 महीने की दवा की पुड़िया उसके लिए दी थी, वो उसे नियमित रूप से दी जा रही थी। परंतु ये क्या 1 महीना पूरा होते होते राजकुमारी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा और वो फिर से कमजोर होने लगी। ये देखकर राजा और रानी फिर से परेशान हो उठे। एक बार फिर से सभी वैद्य को बुलाया गया, परंतु किसी के भी इलाज का कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजा को एक बार फिर से उसी वैद्य की याद आई। राजा रणजीत सिंह ने अपने कई आदमियों को उस वैद्य की खोज में भेजा, लेकिन किसी को भी उस वैद्य के बारे में नहीं मालूम था कि वो कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। तब राजा को परेशान देखकर राजा का नौकर सोहन राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, मुझे उन वैद्य जी के राज्य और उनके गांव के बारे में पता है। यदि आप कहें तो मैं उन्हें लेकर आ सकता हूं। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा ही उपकार होगा। जल्दी से उन वैद्य जी को मेरे पास लेकर आओ। वैसे भी मैंने उनके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं पछता रहा हूं। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को सोहन के साथ भेजा और सोहन वैद्य जी को लेने के लिए चल दिया। 3-4 दिन के लंबे सफर के बाद जब वे लोग वैद्य के गांव में पहुंचे तो सोहन ने सिपाहियों को बाहर रहने के लिए कहा और खुद वैद्य जी के घर के अंदर गया। उसे देखकर वैद्य ने कहा, आओ सोहन, मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, क्योंकि असल बात तो ये थी कि मैंने राजा को जो 1 महीने की औषधियों की पुड़िया दी थी, उनमें औषधियां नहीं बल्कि एक तरह का धीमा जहर था। इसके असर से राजकुमारी एक बार फिर से बीमार पड़ गई और उस जहर की काट भी मेरे पास है, क्योंकि मुझे पहले से ही इस बात का संदेह था कि राजा अपनी बात से पलट जाएंगे और वो अपने वचन को पूरा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने औषधि की जगह धीमे जहर की पुड़िया दी थी, परंतु अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मुझे अपनी योजना के पूरे होने में कोई संदेह नहीं है। और मेरी योजना अगर पूरी हो जाती है
तो उसका पूरा पूरा फायदा तुम्हें भी मिलेगा। इसके बाद सोहन वैद्य को लेकर राजमहल में वापस आ गया। राजा रंजीत सिंह ने जब वैद्य को देखा तो भागता हुआ उसके पास आया और आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगा, वैद्य जी, मेरी बेटी एक बार फिर से बीमार हो गई है और आप ही उसका इलाज कर सकते हैं। वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री का इलाज तो मैं कर सकता हूं, परंतु आपके साथ मेरा पुराना अनुभव इतना कड़वा है कि मुझे कई बार सोचना पड़ेगा। राजा रंजीत सिंह ने कहा, ना भाई, ऐसा मत कहो, तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूं। तब वैद्य ने कहा, ठीक है, तो मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। दूसरी शर्त यह है कि राजकुमारी के ठीक हो जाने पर उसका विवाह मेरे साथ करना होगा। और तीसरी शर्त यह है कि आपको एक ऐसी सभा बुलानी होगी जिसमें आपके दरबार के सभी मंत्री दरबारी, राज्य के सभी प्रमुख और प्रतिष्ठित लोगों के अलावा राज्य की आम जनता भी होगी। उन सभी के सामने आपको मेरी पहले की दोनों शर्तों को पूरा करने का वचन देना होगा। उसके बाद ही मैं राजकुमारी का इलाज शुरू करूंगा। राजा रंजीत सिंह ने कहा, ठीक है, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है और मैं तुम्हारी सभी शर्तों को मानने को तैयार हूं। और कुछ ही घंटों में राजमहल के बाहर के मैदान में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, जिसमें राजा रंजीत सिंह और उसके मंत्रियों के अलावा शहर के सभी जनता के सामने राजा ने ये वचन दिया कि मैं राजकुमारी का विवाह इन वैद्य जी के साथ करने की प्रतिज्ञा करता हूं और साथ ही राजमहल में वैद्य जी की जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। और फिर वैद्य ने तुरंत ही राजकुमारी का इलाज शुरू कर दिया। असल में राजकुमारी को कोई बीमारी तो हुई ही नहीं थी, बल्कि ये तो वैद्य के द्वारा दिए गए उस धीमे जहर का असर था, जिससे राजकुमारी बीमार बढ़ गई थी। और फिर धीरे धीरे वैद्य ने अपनी औषधियों के द्वारा उस जहर का असर खत्म कर दिया। राजकुमारी एक बार फिर से अब स्वस्थ हो चुकी थी। राजा वैद्य की इस योजना से बिल्कुल अनजान था और मन ही मन अब उसे इस बात का पछतावा भी था कि उसे पहले ही वैद्य की बात को मान लेना चाहिए था। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमारी एक बार फिर से स्वस्थ हो गई, तो राजा ने अपने वचन के अनुसार वैद्य का विवाह राजकुमारी से करवा दिया। वो वैद्य अब राजा का दामाद बन चुका था और अपने दामाद की सिफारिश पर राजा ने अपने नौकर सोहन को एक मंत्री का पद दे दिया। और इस तरह से उस चालाक वैद्य ने ऐसी योजना बनाई कि राजा को अपना वचन पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।